नमस्कार बच्चों, मैं संजीत और आज आप सबों के लिए जीके का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और आज का क्लास जो है वो बिल्कुल आपका इंडियन पॉलिटी पे बेस्ड है। ये आपके लिए क्लास 7 से क्लास 10 के बच्चों के लिए फायदेमंद है। साथ ही साथ अभी जो जेटेट है, जेटेट के लिए, जेटेट में एक पेपर है जीएस, और जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि हमारे देश में, है ना, हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य, यानी जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, और जिनकी संख्या है वो 11, है ना। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। और मौलिक कर्तव्य की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो उनकी संख्या 11 है, 11 मैंने पढ़ाया है। तो ये मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश से हम लोग कॉपी किए हैं, तो उसका सही जवाब क्या है? रूस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? ये चैप्टर जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय मैं आप लोग को बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। उस समय हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स तो थे, मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो इस मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब कौन होगा? ए, 1976 में, ठीक है। 1976 में इसको ऐड किया गया। मैं पढ़ाने के दौरान आप लोग से ये सवाल भी किया था कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि 1976 में जो संविधान में संशोधन किया गया है, ये संशोधन कितना नंबर का संशोधन था, कैवा संशोधन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? तो अभी बताएं कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिया गया? हमने आपको संविधान पढ़ाते समय बहुत कुछ बताया था कि अनुच्छेद में भी छेद है ना जी। आर्टिकल्स का सब आर्टिकल्स है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो कितना, अनुच्छेद संख्या कितना से कितना तक में है? तो अनुच्छेद 51 क में, ठीक है। 51A, इंग्लिश मीडियम वाले 51A में इसका जिक्र किया गया, ठीक है। यानी 15A जो है वो क्या है? सब आर्टिकल्स। वो क्या हो जाएगा? सब आर्टिकल्स, क्योंकि क लगा हुआ है, ठीक है। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? मतलब यदि आप राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हो, राज्यसभा से सांसद बनना चाहते हो, तो न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो ए नंबर 30 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? जैसे राज्यसभा के लिए कितना है? 30। तो लोकसभा और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप लोग को मैं पढ़ाया हूं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? हमने बताया था कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जिसमें हर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना है ना। तो ये हमारे संविधान में कितना नंबर का संशोधन में जोड़ा गया? तो 86वां, 86th अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया। पहले ये भी नहीं था, ठीक है। निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है। तो इसका सही जवाब कौन होगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आपका विधान परिषद नहीं है। क्या आपको पता है क्या हमारे राज्य झारखंड में विधान परिषद है? नहीं है, विधान परिषद झारखंड में भी नहीं है। क्या बिहार में है विधान परिषद? है, ठीक है।
राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसमें मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है? समझ गए ना? विधानसभा में मैक्सिमम सीट की संख्या कितनी हो सकती है? 600, 500, 552 या 450? तो मैक्सिमम बी होगा 500। 500 से ज्यादा विधानसभा सीट नहीं हो सकता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि झारखंड में विधानसभा सीट कितना है। ठीक है, झारखंड अपना राज्य है ना, तो झारखंड में विधानसभा सीट कितना है? और दूसरा सवाल देखिए, जितना ज्यादा आप जुड़ोगे इससे उतना ज्यादा आपका नॉलेज जो है ना वो बूस्ट होगा। कमेंट करने में, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन आपका नॉलेज जो है वो एक लेवल ऊपर आएगा। वर्तमान में किस राज्य की विधानसभा सीट जो है वो सबसे ज्यादा है? ठीक है, वर्तमान में भारत में किस राज्य में विधानसभा सीट सबसे ज्यादा है? बहुत आसान है, वहां का जो मुख्यमंत्री है बहुत ही फेमस है। ठीक है, और एक स्पेशल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अब चर्चे में रहने वाले जो वहां के मुख्यमंत्री है उस राज्य के, वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। ठीक है, अपने कार्यों के लिए। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को नामित कर सकता है। यानी किसी भी राज्य के विधानसभा में जो वहां के गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो भी अपने से कुछ सदस्यों को, एंग्लो इंडियन सदस्य को वो डायरेक्ट नॉमिनेट कर सकते हैं। उसको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो कुछ सदस्यों को डायरेक्ट क्या करता, मनोनयन करते हैं, है ना? उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी ये अधिकार है। तो वो मैक्सिमम कितने एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है? तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा, यानी 1। एक सदस्य को वो राज्यपाल साहब जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। सभी बड़े बड़े सवाल है। ये लेवल जो है ना, आप कई कंपटीशंस को देखोगे उसमें उस लेवल का प्रश्न आपको दिया जा रहा है, ताकि आपका लेवल जो है ना वो एक मेंटेन रहे। आप हमेशा जिस लेवल से हो उस लेवल से ऊपर जाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं लाइक करिए और जुड़ते रहिए। राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है? अभी बताए थे मैक्सिमम 500 हो सकता है। राज्य के विधानसभा में मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है? 500। तो मिनिमम कितना हो सकता है? तो एक जीरो कम कर दीजिए, 50। ठीक है, मैक्सिमम कितना? 500। और मिनिमम कितना है? एक शून्य कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, यानी विधानसभा में कम से कम कितना सीट होगा? 50 सीट होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? यानी इस सवाल को और अच्छे से समझिए कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल साहब होते हैं, गवर्नर साहब होते हैं ना, प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर साहब होते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि संविधान में किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ऐसे तो नहीं ना आ जाएंगे राज्यपाल साहब जी, वो तो एक संवैधानिक पोस्ट है। जब संवैधानिक पोस्ट है तो उनका जो स्थान दिया गया है राज्य में, तो उसका कहीं वर्णन तो संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया होगा। तो किस अनुच्छेद में? तो इसका जवाब होगा बी नंबर, अनुच्छेद 153, 153। आर्टिकल 153 में राज्यपाल का वर्णन किया गया है। ठीक है, और उसी के तहत हर राज्यों में एक राज्यपाल की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? देखिए, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग, जैसे झारखंड है तो झारखंड में लोक सेवा आयोग कौन सा है? झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी। इसी तरह से बिहार है तो वहां पे क्या होगा? बीपीएससी। और ये कमीशन लेवल के एग्जाम लेते हैं, समझ गए ना, जिससे आपका डीवाईएसपी, डीएसपी, या फिर आपका जेल सुप्रीडेंट, या फिर आपका बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या सीओ सर्कल ऑफिसर जैसे गजेस्टेड ऑफिसर की नियुक्ति होती है। समझ गए ना, ये कमीशन है। तो इस कमीशन के पद, इस कमीशन के सदस्य को यदि हटाना है
तो उसको कौन हटा सकता है? क्या राष्ट्रपति हटाएंगे, राज्यपाल हटाएंगे, मुख्यमंत्री हटाएंगे, या संसद के माध्यम से हटाया जा सकता है? तो क्या बात हो रहा है? राज्य के लोक सेवा, केंद्र यूपीएससी की बात नहीं हो रही है, यूपीएस संघ लोक सेवा आयोग का बात नहीं हो रहा है, किसका बात हो रहा है? राज्य का लोक सेवा आयोग का। लेकिन फिर भी इसके सदस्य को हटाना है तो इसको हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। ऐसा नहीं कि राज्यपाल, कि राज्य है तो कौन हटाएगा? राज्यपाल नहीं, हटाएंगे तो कौन? राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के बीच में एक प्रश्न हम अपने से आपसे पूछते हैं। पिछले जीके का क्लास में हम ओलंपिक बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे और उस ओलंपिक से ही रिलेटेड आज एक क्वेश्चन कहते हैं कि भारत की कौन सी खिलाड़ी जो है वो अभी तक 2 मेडल जीत चुकी है और तीसरे के कगार पे पहुंच गई है। शायद वो जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती है, अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो 2 मेडल ऑलरेडी जीत चुकी है। यदि आपको नाम पता है तो वो कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? मान लीजिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति एससी है या एसटी है, ये तय करने वाला कौन हो सकता है? मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति हमारे पास खड़ा है, वो एससी है या एससी नहीं है, एसटी है या एसटी नहीं है, ये तय कौन करेगा? संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार। ये किसी भी व्यक्ति के बारे में डिसाइड करने का जो अधिकार है कि वो एससी कैटेगरी में आएगा या एसटी कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, इसका अधिकार हमारे भारत के राष्ट्रपति जी के पास है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन तय कर सकते हैं? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? किस आर्टिकल के तहत की गई है? अनुच्छेद 338। ठीक है, अनुच्छेद 338। काका कालेलकर आयोग का संबंध, बड़ा अजीब नाम है ना? काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, पिछड़ा वर्ग आयोग से या एंग्लो इंडियन समुदाय से? सर ये 1952 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया है? 1952। ठीक है, 29 जनवरी 1952 को किया गया है। 29 जनवरी 1952 को काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। और किस लिए किया गया था? तो पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। ठीक है, किसके लिए? ओबीसी के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 यानी भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 330 से 342 तक, 330 से 342 तक किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से, निर्वाचन आयोग से, ग्राम पंचायतों से या लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण से? तो आपका सही जवाब होगा डी नंबर। ठीक है, एससी एसटी का आरक्षण से रिलेटेड है ये। जिस समिति के सिफारिश के आधार पर आज ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है, आज इंडिया में ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण है? 27%। तो इस 27% जो आरक्षण दिया गया, किस आयोग ने इसकी सिफारिश की थी? क्लास 9 का पॉलिटी में ये चीज का जिक्र है। ठीक है, क्लास 9 के पॉलिटी में बीपी मंडल। ठीक है, कौन होगा सही जवाब? बीपी मंडल। सर जब इसका आया था ना तो पूरा बवाल मचा था देश में। जब बीपी मंडल कमीशन का जब रिपोर्ट पब्लिश किया गया था तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो गया था कि 27% ओबीसी को मिल जाएगा और पहले से आरक्षण किसको था? एससी और एसटी को था। तो भैया जनरल वाले करेंगे क्या? इसलिए पूरे देश में उस समय विवाद हुआ था। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? ठीक है, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग,
अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग या सभी? इसका जवाब होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको पढ़ाया हूं कि इलेक्शन कमीशन का जो चीफ कमिश्नर है उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर सकते हैं, पद से हटा नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति साहब मुख्य चुनाव आयुक्त को अपॉइंट कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। और यदि उनको हटाना है तो फिर कौन सा प्रक्रिया अपनाया जाएगा? इम्पीचमेंट। कौन सा प्रक्रिया अपनाया जाएगा? इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग विधि से ही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? जिस समय हम आपको बता रहे थे पार्लियामेंट, कि हमारा जो पार्लियामेंट है किससे बना है? प्रेसिडेंट से बना है, राज्यसभा से बना है, लोकसभा से बना है। क्या लोकसभा अध्यक्ष से है क्या उसमें जिक्र? नहीं। भारत की जो संसद है वो ये तीन बॉडीज से मिलकर बनते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। लोकसभा अध्यक्ष का उसमें कोई रोल नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष किनका अंग है? तो लोकसभा का अंग है। ठीक है, अभी आप लोग बताओगे वर्तमान समय में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पिछले जीके के क्लास में मैं बताया हूं। ठीक है, संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? जैसे अभी हमने क्वेश्चन करवाया था कि प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होगा, तो उसके लिए क्या था? अनुच्छेद 153, 153। लेकिन राष्ट्रपति भी होगा देश में एक। ये संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया? तो 52। किसमें? 52। याद रखिए सर, बहुत आसान है। राष्ट्रपति 52, राज्यपाल 153। केवल 1 लगेगा और 1 प्लस भी कर देना। राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद? 52 और राज्यपाल 153, 153। ठीक है, भारत का एक महान्यायवादी होगा। हर राज्य में भी एक होते हैं, लेकिन भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में। ठीक है, ये सर आपको सरकार को कानून से संबंधित सलाह देने का काम करते हैं। समझ गए ना कि सरकार को यदि कानून से संबंधित कोई सलाह सजेशन की आवश्यकता होती है तो वो काम कौन करेंगे? महान्यायवादी करेंगे। ठीक है, भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था, हमने आपको जब संविधान पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो हम लोग बहुत सारे देश के संविधान का कॉपी पेस्ट किए। तो हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है। ये संसदीय व्यवस्था किस देश से हम लोग कॉपी किए हैं? तो ब्रिटेन से। किस देश से कॉपी किए हैं? ब्रिटेन से। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यानी आज हम कह रहे हैं ना कि संविधान में इतना नंबर का संशोधन हुआ, संविधान में इतना नंबर का संशोधन हुआ। तो ये संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया संविधान में जिक्र किया गया है, इसको किस देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और लास्ट सवाल, निम्न में से किस संविधान संशोधन के कारण वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई थी? यानी जब हमारा संविधान बना था उस समय वोट डालने के लिए जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी, और वर्तमान में वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष। तो ये संविधान का कैवां संशोधन में ये किया गया है? तो सी नंबर 61वां संशोधन, 61 संशोधन में इस चीज को सुधार किया गया कि नहीं, वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए 21 नहीं, कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए? 18। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।